आज आप जो मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं, मेरी यानी सुजाता के साथ, इस कहानी का शीर्षक है सिर्फ एहसास है ये। अमित के दिल का सन्नाटा कमरे के सन्नाटे के साथ मिलकर और गहरा गया। जिस क्षण से शुभी की धड़कन थमी है, उसके भीतर भी कुछ थमसा गया है। शोभ, निराशा और व्याकुलता उसकी आंखों से बरस पड़ी। क्या सचमुच शुभी उसको छोड़ के चली गई है? कैसे मुस्कुराती सी चिता पर लेटी थी वो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे बड़े ही कौतूहल के साथ किसी मनपसंद यात्रा पर जा रही हो। उसकी काया धीरे धीरे राख में बदल गई थी, मगर यादें कभी राख हो सकती थी क्या? पल की मूंदते ही शुभी की तस्वीर मानस पटल पर छा गई। सुहाग रात में उसे चॉकलेट देकर सुलाना, अधेर आलिंगन की कसमसाहट और फिर उस दिन उसे रास्ते से हटाने की योजना। अमित ने घबरा कर आंखें खोल दी, मगर आज अंदर बाहर हर जगह शुभी ही थी। कैसे किसी के दिल में शुभी जैसे निश्चल इंसान को मारने की बात प्रवेश कर सकती थी? क्या हो गया था उसे? यादों ने पूरे मन को ही दृश्य पटल बना लिया था। पलकें बंद हो या खुली, वो चलचित्र की भांति बस चलती ही जा रही थी। जब शुभी के पिता ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो शीना के इनकार से उसके मन पर हताशा की परत चढ़ी हुई थी। शुभी एक मंदबुद्धि लड़की थी जो विशिष्ट बच्चों के स्कूल में पढ़ती थी और एक मनोचिकित्सक के पास नियमित रूप से जाती थी। लाखों कैश और शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में सभी सुविधाओं और आधुनिक साजो सामान से सुसज्जित आलीशान बंगले की पेशकश के साथ शादी का प्रस्ताव पाकर ईमान डोल गया था उसका। मन दो टुकड़ों में बट गया था और उनके घमासान युद्ध में जाने कैसे वो सम्मोहित सा एक ही मन की बात सुनता चला गया था। मगर दूसरा मन भी लगातार शोर मचाए जा रहा था कि पछताओगे। प्रस्ताव के साथ ही शुभी के पिता ने कहा था कि शुभी की मनोचिकित्सक से मिलकर उसके बारे में सब कुछ जान ले। उनसे मिला तो उन्होंने शुभी के बारे में विस्तार से सब समझाया था। बुद्धि कम है उसमें, लेकिन अगर उसे ढेर सारा प्यार मिले तो वो धीरे धीरे विवाहित जीवन का अर्थ समझ जाएगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बातें आपस में लड़ रहे दो मनों के शोर में सिर्फ आवाज बनकर रह गई थी। शादी की सारी रस्में अपने अंदर द्वंद्व में डूबा यंत्रवत पूरा करते करते सुहाग रात तक पहुंचा तो जैसे चेतना ने झिंझोड़ कर जगाया। मोगरे की भीनी सुगंध और कलात्मक ढंग से सजे सुहाग कक्ष की मादकता ने उसकी झुंझलाहट को बढ़ा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बेच चुका है या शीना के इनकार से विक्षिप्त होकर खुद से बदला ले बैठा है। उसे देखकर शुभी ने तत्काल उठकर उसके पैर छुए तो उसका पूरा बदन सिहर उठा। झल्लाहट तो उसी पर उतरनी थी। क्या कर रही हो? किसने कहा पैर छूने को? अमित डपटते हुए बोला। ताई ने बताया है कि अगर मैं खूब सुंदर लगूंगी और आपके पैर छूंगी तो आप खुश हो जाओगे। अब आप खुश हैं? मैं कैसी लग रही हूँ? शुभी ने बच्चों की तरह हिलते भोलेपन से पूछा। बहुत अच्छी। संक्षिप्त और बेरुखा सा उत्तर भी उसे खुश करने के लिए बहुत था। उसने थैंक यू कहकर एक चुंबन अमित के गालों पर जड़ दिया। अब उसकी झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई। उसका कुंवारा तन जल उठा। शुभी के लगातार बोलने से उसकी असहजता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर आंटी ने कहा है कि अपने दिल की हर बात अपने पति को बताना। अगर तुम अपने पति की हर बात मानोगी तो वो हमेशा खुश रहेंगे और तुम्हें प्यार करेंगे। मैं आपकी हर बात मानूंगी और आप मुझे बहुत प्यार करना, है ना? करेंगे ना? उसकी मासूम आवाज में अनुग्रह भी था और विश्वास भी। प्यार। अमित हल्के से बुदबुदाया। उसके जले पर यह दूसरा नमक था। क्या उसे अपना पूरा जीवन प्यार के बिना ही गुजारना था? कभी प्यार का अर्थ समझ पाएगी ये? सहसा उसे लगा कि वो सब कुछ कर डालेगा जिसे इस मंदबुद्धि लड़की का मन एकदम से बर्दाश्त ना कर सकने की हिदायत डॉक्टर ने दी है। क्या समझते हैं ये सब उसे? मसीहा, तुम मेरी हर बात मानोगी? वो विषयांतर के मकसद से खिजे हुए स्वर में बोला। हाँ। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने आदेश की प्रतीक्षा में अपनी पूरी खुली मासूम पलकें एकटक अमित पर टिका दी और बोली, क्या करूं बताइए? अमित के आहत मन ने खुद पर आई झल्लाहट उस पर उतार दी। कोने में जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ। शुभी ने उसे ध्यान से देखा। उसकी निगाहों में ना कातरता थी, ना अवज्ञा। असमंजस भी नहीं था। अगर कुछ था तो ढेर सारा कौतूहल, जैसे ये खेल उसकी समझ में ना आया हो। लेकिन उसने एक बार भी इस अटपटे आदेश का कारण नहीं जानना चाहा। वो चुपचाप हिलती डुलती एक पैर पर खड़ी हो गई। उफ, कैसे निपटेगा इस मूर्ख से।
झल्लाए अमित ने इस आज्ञाकारिता पर दिल से उठी दया या प्यार की कोई आवाज़ नहीं सुनी। आजकल अपने द्वंद्व के शोर में उसे कुछ सुनाई भी कहाँ देता था। अपने माता पिता की एकमात्र उम्मीद था वो। पिता की गिरवी पड़ी ज़मीन, बहन की शादी का खर्च और ख़ुद के लिए सारी भौतिक सुविधाएं। अब उसे लग रहा था एक झटके में सब पाने के लिए एक अंधे कुएं में जिंदगी भर के लिए कूद गया है। जाने कितनी देर अनमना सा बैठा खुद से लड़ता रहा। तभी शुभी के गिरने की आवाज़ से वो चौंका। शुभी ने रोने के लिए बड़ा सा मुंह खोला तो उसने पास रखी चॉकलेट उठाकर शुभी के खुले मुंह में डाल दी और उसे चुप कराने लगा। मुझे नींद आ गई और मैं गिर गई। मैं जानबूझकर नहीं गिरी। अब आप खुश नहीं होंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे ना? वो सुबकते हुए बोली तो अमित को अपने दिल से उठी दया की आवाज़ सुनाई दी और इस निश्चल आज्ञाकारिता पर प्यार उमड़ आया। उसने जैसे तैसे उसे चुप कराकर सुलाया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अपने शहर पहुंचने पर उसे घर की चाबी देते हुए शुभी के पिता ने कहा, आपको कोई व्यवहारिक समस्या ना आए उसका पूरा प्रयास किया है मैंने। फिर भी कोई उलझन हो तो मुझे या इसकी मनोचिकित्सक से कहने में हिचकिचाइएगा नहीं। घर उनकी कॉलोनी में ही था। सर्वेंट क्वार्टर में वो वफादार नौकरों का परिवार रहता था जिसमें शुभी की केयर टेकर दीदी भी थी। उनके ऊपर ही शुभी की जिम्मेदारी थी। ऑफिस पहुंचा तो सब पार्टी की जिद करने लगे। शादी में उसके गांव तो कोई भी नहीं पहुंच सका था। आखिर उसे एक अच्छे से होटल में पार्टी रखनी ही पड़ी। पार्टी में शुभी बस सबकी बात सुनकर मुस्कुराती रही। लौटकर शुभी ने पूछा, आपके दोस्तों को पता तो नहीं चला कि मैं कम दिमाग की हूँ? उसके इस प्रश्न पर अमित अचकचा गया और कहा, नहीं। तब शुभी ने कहा, पता है डॉक्टर आंटी कहती हैं कि अगर मैं पार्टी में जो बात समझ में ना आए उस पर बोलने की बजाय हल्के से मुस्कुराती रहूं और कायदे से खाऊं तो आपके दोस्त जान नहीं पाएंगे कि मेरे पास कम दिमाग है। तो आप मुझसे खुश रहोगे और प्यार करोगे। बस आइसक्रीम मुझसे ना बड़ों की तरह नहीं खाई जाती, तो मैंने पार्टी में खाई ही नहीं। ठीक किया ना? अब आप मुझसे खुश हो ना? शुभी के भोले प्रश्न से उसकी इस समझदारी पर बूंद भर प्यार और उमड़ गया। कल मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा, उसने मुस्कुराकर चेहरा नज़दीक लाकर कहा तो ध्यान दिया कि पार्टी के लिए उसे बहुत सलीके से तैयार किया गया था। गुलाबी रंग की कढ़ाई वाली साड़ी, हीरों के सादे से सेट, सलीके से संवरे बाल और हल्के मेकअप ने उसकी सुंदरता को एक प्रभा मंडल दे दिया था। कुछ देर वो शुभी को अपलक देखता रहा, फिर आगे बढ़कर शुभी को कसकर अपने गले से लगा लिया। मगर जल्दी तरसे हुए अधरों की खुमारी टूट गई जब पाया कि शुभी हाथ पैर पटक कर बेतरह हंसते हुए दोहराए जा रही है, मुझे गुदगुदी हो रही है। खिन्न होकर उसने शुभी को छोड़ दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने मन में चल रहे इच्छाओं के अंधड़ को कैसे संभाले, किससे कहे। मध्यवर्गीय सुसंस्कृति परिवारों में लड़कों के लिए भी तो लड़की का शरीर शादी से पहले तक एक वर्जित क्षेत्र होता है और वर्जना के इन संस्कारों को बखूबी निभाया भी था उसने। उसकी कामनाएं शरीर के साथ एक मधुशक्ति मन मांगती थी जो उसके प्रणय आमंत्रण का लज्जा युक्त स्वागत कर सके। किसी कोरे कागज पर अधिकार पूर्वक अपना नाम लिखने की संतुष्टि दे सके। शायद इसीलिए शुभी के निश्चल समर्पण पर रिझे मन में ढेर सारा प्यार उमड़ता तो था, पर थोड़ी ही क्षणों में उसकी आंखों में शीना की खूबसूरत तस्वीर सपने की तरह खड़ी हो जाती थी और शुभी की कोई बचकानी हरकत छिटकन का बहाना बन जाती। छुट्टी का दिन था और सुबह से मौसम कुछ अधिक ही सुहावना था। रात भर पानी बरसा था पर बादल छटे नहीं थे। हवा अपनी आगोश में पानी की नन्ही बूंदों को समेटे मादकता में सराबोर अल्हड़ किशोरी सी लहरा रही थी। टेरेस पर गया तो हवा की सरसराहट तन मन में उतरती चली गई। शुभी नहाकर तैयार होकर आई थी। आज उसका सुंदर सा जूड़ा बनाया गया था। देखो मेरा जूड़ा कैसा लग रहा है, कहकर वो टेरेस पर खड़ी होकर दोनों बाहें फैलाकर हवा का आनंद लेने लगी। पानी की बौछारों ने उसके बदन को सराबोर कर दिया तो सुबह की ओस में नहाए ताज़े गुलाब की तरह मादक देह ने उन्मुक्त पवन की भांति ही उसकी वासना के घोड़े को भी बेलगाम कर दिया। उसने शुभी को अपनी आगोश में भर लिया। बारिश की तरह खुलकर बरस जाने को आतुर कामनाएं उसकी देह को कसती जा रही थी। शुभी कुछ देर तो बच्चों की तरह बेलगाम हंसती रही। मुझे गुदगुदी हो रही है, वो बार बार दोहराती जा रही थी। उसकी हंसी ने अमित की अतृप्त की आंच से तप्त वासना को गुस्से की आग में बदल दिया। चुप बैठो, तुमने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो करोगी, तो एकदम चुपचाप लेट जाओ। खबरदार जो हिली या हंसी तो। शुभी सहम गई। उसने मुंह पर उंगली रख ली। अमित ने उसे लिटा दिया। अब शुभी की आंखों में
धारा प्रवाह आंसू बह चले, मगर मुंह से एक शब्द ना निकला। देखो, हम जो खेल खेलने जा रहे हैं वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कहकर वो थोड़ी देर अपने में मगन रहा, पर आखिर उसका सुबकना सुनकर गुस्सा आ गया। आखिर इसमें इतना रोने की क्या बात है? शुभी कुछ नहीं बोली, पर उसके आंसू बढ़ गए तो अमित झल्ला उठा। मुंह से उंगली हटाओ, बताओ क्यों रो रही हो? ये गड़ रहा है, कहकर शुभी ने पीठ दिखाई तो अमित ने देखा उसका जूड़ा खुल गया था और एक जूड़े का कांटा उसकी पीठ में बुरी तरह से लग गया था। रक्त की एक धारा देखकर उसकी झल्लाहट चरम पर पहुंच गई। तुम इतनी देर से इसकी वजह से रो रही हो, उठ क्यों नहीं गई? बताया क्यों नहीं? उठती या बताती कैसे? आपने हिलने और बोलने को मना किया था, वो सिसकती हुई बोली। अमित के मन में चल रहे अभुक्त कामना से उपजे अंधड़ से बुझ चुके मन के साथ घर से बाहर निकल गया। हवा बंद हो चुकी थी, बादलों से आकाश ढक चुका था। ठीक से बारिश न होने के कारण उमस असहनीय हो गई थी। फिर भी वो देर सांझ तक सड़कों पर बेवजह भटकता रहा। लौट कर आया तो शुभी अपने शरीर पर एक फूल फिरा रही थी। शुभी ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और बोली, डॉक्टर आंटी ने मेरी चोट पर पट्टी की है और दर्द की दवाई देकर कहा है कि छूने से पति पत्नी का प्यार बढ़ता है। इस फूल को रोज सहलाने से गुदगुदी होने की आदत हो जाएगी, तब मैं छूने पर हंसूंगी नहीं। शुभी के चेहरे पर दर्द का रेखांकन स्पष्ट था, पर शिकायत के चिन्ह न थे, बस अपनी गलती का एहसास और उसके सुधार की इच्छा। आज अमित ने उसके प्रति अपने दिल से उठी सहानुभूति की आवाज़ सुनी और प्यार पाने के इस सरल प्रयास पर बूंद भर प्यार और उमड़ आया। शुभी हर तरह से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती, उससे बात करती ही जाती। उसकी भोली भाली बातें और हरकतें कभी अमित के चेहरे पर मुस्कान ले आती तो कभी उलझन और गुस्सा। वो जैसे बचपन में पढ़ी हुई नैतिक शिक्षा की चलती फिरती किताब थी। उसे जो बात एक बार समझा दी गई, उसे कोई लालच या डर डिगा नहीं सकता था। पिता के वैभव का अहंकार उसे छू भी नहीं पाया था। डॉक्टर आंटी ने कह दिया कि वो अमित की हर बात माने तो वो उससे प्यार करने लगेगा, तो अमित की हर बात शुभी के लिए पत्थर की लकीर हो गई थी। शुभी ने पूछ पूछ कर उसके मनपसंद खाने की, कपड़ों की सूची बनाई। वो उसकी पसंद का खाना बनवाती, कपड़े पहनती और हर समय उसके आगे पीछे घूमती रहती। उसके एक बार कहने पर शुभी ने अपने सारे टेडी हटा दिए और पालतू जानवरों का कमरों में प्रवेश बंद कर दिया, जो उसकी सबसे प्रिय सहचर थे। बस हर बात मानने के बाद वो एक बार ज़रूर पूछती, अब आप मुझसे खुश हो? अब तो आप मुझे प्यार करेंगे ना? मैं नीटू को खाना खिलाया हूँ, अब गुस्सा तो नहीं होंगे? अमित के मन में इस निश्चल समर्पण पर बूंद बूंद प्यार उमड़ता तो समीप आते ही बेतरह हंसने लगने पर खिंच का झाड़ उग जाता। जैसे जैसे उसका प्यार पाने की शुभी की बचकानी कोशिशें बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अमित की उलझन, उसका मन उस लकड़ी की तरह हो गया था जिसे सुखाकर उसमें आग लगाई जाती है, फिर पानी डालकर ठंडा कर दिया जाता है, जो न जलती है न बूझती है, केवल सुलगती रहती है। इस सुलगन से उठते धुएं को मन के कमरे में बंद रखने से उसका दम घुटने लगा था। फिर एक दिन कलिक की शादी में शीना ने अपना दिल खोलकर उसके सामने रखा। करियर और स्वतंत्रता के लालच में तुम्हें खोने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें खोकर जाना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ मेरे इनकार से विक्षुब्ध होकर ही तुमने शुभी से शादी करने की आत्महत्या की है। तुम उसके साथ पहाड़ से जिंदगी कैसे गुजारोगे? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कोई भी खुशी पूरी नहीं होती। खुशी तो मेरी भी सिर्फ तुम्हारे साथ में ही बसती थी, पर सहानुभूति पाकर अमित के सुलगते मन का धुआं भी बाहर निकलता चला गया। जाने कितनी देर वो मन का दर्द बांटते रहे। फिर शुभी को रास्ते से हटाने की एक फुल प्रूफ योजना परोस दी थी शीना ने। उसकी चतुराई पर चकित हतप्रभ सा अमित बस उसकी बातें सुन ही रहा था कि शुभी को पीछे खड़ा देखकर दोनों रंगे हाथों पकड़े गए, चोरों की तरह हड़बड़ा गए थे। तभी अमित, तुम तो जादू का तमाशा देख रही थी, यहाँ कब आई? आप बहुत देर से दिखे नहीं ना, तो मैं डर गई थी कि आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए, इसलिए आपको ढूंढते हुए आ गई, कहकर शुभी दौड़कर उससे लिपट गई। अमित ने तुरंत उसे लेकर घर जाने में ही भलाई समझी तो ये था शीना का असली रूप। शुभी जैसी अबोध इंसान को समाप्त करने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? रास्ते में शुभी एकदम चुप कुछ सोच रही थी। उसकी चुप्पी अमित की उलझन बढ़ाती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुभी को समझाए या उसने जो कुछ भी सुना वो उससे कैसे उगलवाए। सहसा उसे ध्यान आया कि लॉन में पड़ा झूला शुभी को बहुत पसंद है। झूला झूलोगी शुभी? उसे झूलते हुए तुम बात करना, मैं सुनूंगा, ठीक है? उसने पूछा तो शुभी को तो जैसे मन की ही मुराद मिल गई।
तुम क्या सोच रही हो शुभी? शुभी को झूले पर भी चुप देखकर अमित ने स्वर में ढेर सारी मिश्री घोली। सोच रही हूँ कि मेरे मरने के बाद नीटू को खाना कौन देगा? वो किसी और के हाथ से खाता नहीं है ना। और आप मुझे कब मारोगे? अमित की आवाज़ उसके हलक में अटक गई। शुभी अपनी धुन में बोले जा रही थी। मेरी माँ ना मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे सहलाती थी, चोट लगने पर दवा लगाती थी। आप मुझे मार दोगे तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। वो ना उस तारे में रहती है। बताओ ना, आप मुझे कब मारोगे? अमित के दिलो दिमाग पर जैसे हथौड़ा सा पड़ा और उसकी संवेदना झंझना उठी। वो अवाक सी आंखों से शुभी को देखे जा रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई है शुभी, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ। किसी तरह उसने फंसी हुई आवाज़ को खींचकर गले से निकाला। अब शुभी दार्शनिकों के से अंदाज में बोली, अच्छा फिर आप शीना से शादी कैसे करेंगे? आप तो उसे प्यार करते हैं ना, और आप कह रहे थे कि मेरे रहते आप उससे शादी नहीं कर पाओगे। फिर आप खुश भी नहीं होगे। मुझे आपको दुखी देखना ना अच्छा नहीं लगता। मैं ना आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा मरना ज़रूरी है। आप मुझे मार ही डालो, मैं अपनी माँ से मिल जाऊँगी और आप शीना से। अचकचाए अमित के दिमाग में सबसे पहले योजना के सबको पता चल जाने का भय पनपा। शुभी ने न केवल पूरी बातें सुन ली थी बल्कि याद भी कर ली थी। लेकिन जल्द ही शुभी के निश्चल प्रेम से उपजे धिक्कार के श्वेत बादल फैलने शुरू हुए और उनके आवरण में स्वार्थ, अहंकार, भय, यहाँ तक कि उलझनों का पूरा जंगल विलुप्त हो गया। जिसे दुनिया मंद बुद्धि समझती थी वो तो प्रबुद्ध थी। ना समझ तो वो था जो खुशी को मन के बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था। एक तरफ शुभी थी जिसने उसे सिर्फ प्यार चाहा था और वो उसे प्यार भी नहीं दे सका था। वो फिर भी उसे प्यार करती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। कितनी निश्चल, निस्वार्थ, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। दूसरी ओर वो था जो खुद अपने फैसले को लेकर व्यथित, कुढ़ा हुआ और चिंतित। और शीना, किस काम का था उसका दिमाग जो सही समय पर सही निर्णय न ले सका और अब खुद की तलब से वशीभूत हो तो 3 जिंदगियां बर्बाद करने पर उतारू था। दिमाग पाकर उस जैसे लोगों ने ही दुनिया को जीने लायक नहीं छोड़ा था। इसी बुद्धि से अपने और दूसरों के लिए नरक बुना था उन्होंने। क्या इस कम अक्ल के साथ जिंदगी बिताना अच्छा नहीं है, बजाय उन अहंकारी और बुद्धिमान लोगों के? ना जाने मुझ पर कौन सा आवरण ढका था जो मैं शुभी की संवेदना को और सरलता को, उसकी प्रेम प्रतिमा को मैं समझ नहीं पाया। उसकी आंखें झूला झूलती शुभी के मासूम चेहरे के साथ आवृत कर रही थी और मन में शुभी की यादों का आवर्तन चल रहा था। उसके कहने पर एक टांग पर खड़े हो जाना, कांटा चुभने पर भी कुछ न बोलना और उसे लुभाने के लिए किए जाने वाले पता नहीं कितने निश्चल प्रयत्न। सहसा उसे लगा कि उसके मन में समय समय पर शुभी की मासूमियत पर उमड़ा प्यार धीरे धीरे विशाल ताल बन चुका है, जिसे वो स्वतः उगाई उलझनों के झाड़ के कारण आज तक देख नहीं पाया था। शुभी उसकी खुशी बन चुकी थी, जिसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने शुभी का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम मुझे प्यार करती हो ना, और फिर भी मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहती हो? ये नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? फिर कभी मरने की बात मत सोचना, मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा और तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहती ना। मैं तुम्हें सहलाऊँगा, चोट लगने पर दवा लगाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूँगा। बस तुम कभी मरने के बारे में मत सोचना, समझ गई ना? क्या समझ में आया? उसने सीधे शुभी की आंखों में देखा जिनमें अब भी असमंजस था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शब्दों को बेबस पाकर उसने कमान आंखों को दे दी, जिनमें सिर्फ चिंता थी कि वो अपनी मासूमियत में कुछ कर न बैठे। और वो आंखें बरस पड़ी। उसकी पलकें भीगते ही शुभी की उंगलियां उसके आंसू पोंछने लगी। आप दुखी ना होइए, मैं समझ गई। पहले आप शीना से प्यार करते थे और उसके साथ खुश रहते थे, पर आज से आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ खुश रहेंगे, है ना? अमित उसके उत्तर पर अवाक रह गया। मूक जानवरों की तरह शुभी को भी सच्चाई समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं थी। वो आंखों में सच्चाई पढ़ सकती थी। ओह शुभी, कौन कहता है कि तुम्हारे कम अक्ल है? तुम तो समझदार कहे जाने वालों से भी ज्यादा समझदार हो। ये सुनकर शुभी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सच्ची? लेकिन अगर मैं अपने आप मर गई तो? अपने आप भी तो लोग मर जाते हैं ना, जैसे मेरी माँ। तब मैं ना उस तारे से आपको देखूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। बस आप रोइएगा नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे उसी तारे में हेलो करना, जैसे मैं अपनी माँ को करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अमित की बाहों का मजबूत पाश शुभी को कसता जा रहा था और हथेलियाँ उसे यूं सहला रही थी जैसे पवन फूलों को प्यार से झुलाती जाती है। माथे और गालों पर अपने प्यार की मुहर लगाने के बाद
अमित ने अपने होठ शुभी के अधरों पर रख दी और उस दिन अमित को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसकी छत्र छाया में सारा जीवन खुशी से व्यतीत हुआ। लोगों की नज़र में वो उद्धारक था जो अपनी मंदबुद्धि पत्नी से इतना प्यार करता था, लेकिन उसका अंतर्मन जानता था कि उद्धारक तो शुभी थी जिसने उसे प्रबुद्ध कर दिया था। उनके बच्चे भी माँ की सहृदयता और पिता की बुद्धि की विरासत से समृद्ध हुए थे। शुभी सारा जीवन वैसे ही रही। पोते पोतियाँ भी अपनी दादी के साथ ऐसे खेलते थे जैसे अपने हमउम्र साथियों के साथ। दादाजी, रात हो गई, अब रोना बंद कीजिए, हम भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं, हमें आपका उदास होना अच्छा नहीं लगता। ये कहकर लाइट जलाते हुए उसके सबसे छोटे लाडले पोते ने उसके आंसू पोंछे और उसका पूरा परिवार उसके आगे पीछे सिमट आया। अमित को लगा शुभी आज भी अपने बच्चों के रूप में उसके साथ ही है। रात हो गई, चलो चलो तुम्हारी दादी से हेलो कराएं, कहकर अमित एक झटके से खड़ा हो गया। बालकनी पर जाकर उसने मिठू को गोद में लिया और कहा, वो जो तारा है ना, वहाँ से तुम्हारी दादी हमें देखेगी और हमारा ख्याल रखेगी और हम उसे इसी तारे में हेलो करेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, तुम देख रही हो ना शुभी, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती और ना ही प्यार में दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है शायद वहाँ प्यार नहीं होता है।